किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हम बैंकों से कैसे ले सकते हैं। दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड हम बैंकों से कैसे लेते हैं। वीडियो में बने रहिए। मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि आपका कितने पैसे का लोन कैसे बनेगा और किस पे क्या छूट मिलनी है। तो पूरा डिटेल बनेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये बहुत ही सस्ता लोन है और जिसके पास खेत है, मेरा आपसे निवेदन है कि ये लोन तो आप ले ही लें जिनके पास भी खेती करने वाली जमीन है। इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 7% की ब्याज लगती है, सिर्फ 7%। यानी 1 लाख रुपया यदि आपका लोन स्वीकृत होता है, आप लेते हैं लोन, तो आपको 1 साल के बाद 1,07,000 रुपये ही देने हैं और उसमें 1 साल के अंदर जमा करना है। दोस्तों 365 दिन के अंदर यदि आप ऐसा करते हैं तो 3% की छूट मिल जाती है, मतलब 3,000 रुपये आपके वापसी हो जाते हैं। तो आपको 1 लाख रुपए में कितना देना पड़ा? सिर्फ 4,000 रुपये। एक बात बताइए कि जब आप किसी से गांव घर में या कहीं भी लेन देन करते हैं तो आप महीने के 2%, 4%, 5% की ब्याज वसूलते हैं, लेकिन वही सरकारी बैंक मात्र आपको 4% सालाना ब्याज पर लोन दे रही है। तो इससे सस्ता लोन कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हां, इसकी जो लिमिट है ये सुविधा की, ये सिर्फ 3 लाख रुपए तक की है। यदि आपकी जमीन पर आप लोन लेते हैं तो 3 लाख रुपए तक का लोन यदि आपकी स्वीकृत होती है तभी यह सुविधा आपको मिलेगी। 3 लाख से ऊपर की है, मान के चलिए यदि 5 लाख रुपए की लोन है तो 3 लाख तक तो 7% का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल के अंदर जमा करेंगे तो उसमें 3% की छूट भी मिलेगी, तो 4% ही लगेगी। मतलब 3 लाख का 4%, 12,000 रुपये। और जो बच गए 2 लाख, 3 लाख से जो ऊपर का लिमिट था, जो 5 लाख आपने टोटल लिया था लोन, तो उसमें से जो 2 लाख है, उस 2 लाख पे आपको 9.5 से 10% लगेगा। वो रिजर्व बैंक का बेंच मार्क कहते हैं उसको, MCLR होता है, वो हमारी बैंक की भाषा में है। तो उसमें 9.5 या 10% लगभग लगती है लो आपको ब्याज। तो 3 लाख रुपए तक की ये सुविधा है। अब यह 3 लाख भी मिलेगा कैसे? तो आपको बता रहे, एक होता है स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस, ये स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है? हर जिले में जो जो फसल ज्यादातर उगाया जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार का कोई जिला है जहां पे धान और गेहूं की फसल ज्यादा होती है, वहीं बिहार के किसी दूसरे क्षेत्र में मूंग की उत्पादन ज्यादा होती है, कहीं गन्ने की उत्पादन ज्यादा होती है। आप फिर किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, कहीं जैसे आप मान के चलिए हिमाचल प्रदेश चले गए, यदि आप तमिलनाडु चले गए तो वहां मछली का उत्पादन ज्यादा है, आंध्र प्रदेश में मछली का उत्पादन ज्यादा है, तो मछली के हिसाब से फिर उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस बनती है। और ये स्केल ऑफ फाइनेंस जो बनती है, इसकी एक कमिटी होती है, इसको DLTC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। इसके अध्यक्ष जो है वो होते हैं जिला कलेक्टर, और बाकी जिला कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी होते हैं, बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, और इसके अतिरिक्त भी और अन्य अधिकारी होते हैं जो भी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो इससे यह निर्धारित किया जाता है कि किसानों को 1 एकड़ जमीन पर कितना पैसा दें। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। जैसे धान के लिए मान लीजिए आप 25,000 मिल गए, गेहूं के लिए 20,000 मिल गए, प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं मैं। ये एकड़ के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। अब आप कहेंगे भाई एकड़ हम कैसे समझे, एकड़ कैसे क्या होता है? हर राज्य में बीघा या बिस्वा, मंडा इस तरह से चलता है। तो ये सब स्टैंडर्ड नहीं हुआ। जैसे मैं यूपी में हूं अभी, तो इस जगह पे 6 बीघे का 1 एकड़ होता है। अब आप मेरे बिहार में चले जाएंगे तो वहां पे 1 बीघा और 2 धुर उसका 1 एकड़ हो जाता है, यानी कि 22 कट्ठे के 1 एकड़ हो जाते हैं वहां पे। तो कहीं का बीघा बड़ा होता है, कहीं का बीघा छोटा होता है, लेकिन आप एकड़ जो है ना वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको मान के चलिए। तो एकड़ के हिसाब से रखा रहता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, धान का आप 25,000 मान लीजिए, गेहूं का 20,000 मान लीजिए, गन्ने का 50,000 मान लीजिए। ऐसे हर फसल का ये निर्धारित किया जाता है और ये जिला के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे, बैंक में कैसे कैलकुलेशन, और ये नियम पूरे भारत में एक ही है। अब इसके लिए क्या क्या कागजात लगते हैं?
इसके लिए कागजात क्या क्या लगते हैं, बैंक में आपको क्या क्या चीज लेके जाना है? तो देखिए, एक तो आप 2 फोटो रख लीजिए, दूसरा आधार, पैन कार्ड और जमीन के कागज। तो जमीन के कागज जैसे अलग अलग जगह जमीन के कागज का नाम अलग अलग है, कहीं खसरा है, खतौनी है, तो कहीं गुंटाज है, तो कहीं कुछ और भी है। तो वो जो भी जमीन का कागज है उसको आप लेके आ जाइए। अब वो वकील से वेरीफाई होता है, बैंक के अपने पैनल वकील होते हैं। आप बैंक के पास जाएंगे, मैनेजर के पास जाएंगे, तो आप वो बताएंगे आपको कि आप वकील के पास चले जाएं, और वकील को जब आप देंगे तो वो क्या करते हैं, वकील वो ढूंढते हैं कि क्या आपके जमीन पर कहीं ना कहीं से लोन है कि नहीं। तो ये चीज कहां पे, रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा, तहसीलदार ऑफिस में, या कहीं कचहरी होता है, जो जिस राज्य में जैसा व्यवस्था बना हुआ है, कहीं कचहरी है तो कहीं तहसील है, तो वहां पे उसकी मुआयना की जाती है। मान के चलिए आपको पता ही ना हो कि आपके जमीन पर लोन लिया हो, आपने कहीं से जमीन खरीदा हो, और जो जिस व्यक्ति से आपने खरीदा उसने पहले से बैंक से लोन ले रखा हो, तो उसकी मुआयना की जाती है। या आपके दादाजी के नाम से लोन थी, मान के चलिए आपके पिताजी की हुई, फिर अब आपकी हो गई, आपको पता ही नहीं कि पिताजी ने भी लोन लिया था या नहीं लिया था, मान के चलते हैं, होता है ऐसा बहुत सारे केसेस में। मैं तो बैंकर हूं, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं। तो वहां पे आपको जब मुआयना होगी तो उस मुआयना में पता चल जाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज रहता है चीजें। अब वकील हमारे पास देगा, उसमें लिख के देगा कि नहीं, इनके जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है। तो अब हम उस पर लोन करेंगे। तो लोन किस हिसाब से करेंगे, तो मैंने आपको बताया एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है जो किसी भी फसल के लिए वहां के जिला कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको बैंक कैलकुलेट करती है और आपको नियमतः कैसे लोन मिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे मैंने मान लिया कि धान का 25,000, ऐसा मैंने माना है उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए। गेहूं का 20,000 है, गन्ने का 50,000 है, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो लोन लेने के लिए आया है उसके पास 2 एकड़ की जमीन है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो गन्ने का, जैसे मैंने गन्ना लिया, तो गन्ने का जो स्केल ऑफ फिनांस है, कितना पैसा देना चाहिए प्रति एकड़ किसी भी फसल के लिए, उसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। तो अब उसको गुना कर दीजिए आप जमीन से, आपके पास कितना जमीन है। तो 50,000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। अब सरकार कहती है कि भाई 1,00,000 तो हो गया, लेकिन किसान जब खेती करेगा तो उसको डीजल में, पेट्रोल में, ट्रैक्टर चलवाएगा, जनरेटर चलाएगा, कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। इसलिए सरकार ने पहले से ही 10% जो लोन अमाउंट है उसका 10% निर्धारित कर रखा है कि भाई वो भी देना है। तो ये 10,000 रुपये हो गए। और घरेलू उपयोग के लिए, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या आप खाना पीना है, या और भी कुछ चीज़ें हैं, मेडिकल है, दवा दारू है, उसके लिए 20% है, तो मान लीजिए उसका भी 20,000 हो गया। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 1,30,000 रुपये। तो 1,30,000 रुपये का आपका लोन बन गया। अब महत्वपूर्ण बात कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये 5 साल के लिए बनती है। इसका जो उम्र होता है, एज होता है ना, वो 5 साल का होता है। अब उस 5 साल में क्या निर्धारित करते हैं, तो इसमें पहले साल से लेकर दूसरे साल, तीसरे, चौथे और 5वें साल तक का बैंक लिमिट बना के रखता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों रखता है भाई, तो एक तो 1,30,000 हुआ। यदि आप 365 दिन के अंदर पैसे चुका देते हैं तो आपको 3% की जो छूट है वो 3% की छूट मिल जाएगी। यदि 65 से 366वां दिन हो गया, ये छूट नहीं मिलेगा आपको। और पहले साल आपने सही तरीके से पैसे चुकाया तो दूसरे साल इस पैसे का 10% बढ़ जाएगा, यानी 13,000 रुपया और आपको बढ़ के मिलेगा। तो ये 13,000 और 1,30,000 इसको जोड़ेंगे तो अब दूसरे साल आपको मिलना है 1,43,000 रुपये। अब 1,43,000 ठीक उसी तरह से दूसरे साल भी आप सही तरीके से जमा करेंगे तो इस 1,43,000 का 10% बढ़ करके यानी 14,300 रुपया फिर से आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा 1,57,300 रुपये। अब फिर तीसरे साल का तो ये हो गया, फिर चौथे साल भी 10% बढ़ेगा यानी 15,730, तो 1,73,030 रुपये आपके लोन के बनेंगे चौथे साल। लेकिन ये सब जब सही समय से जमा करेंगे तब। फिर चौथे साल भी 10% बढ़ेगा और 5वें साल
1,90,000 की लिमिट बन जाएगी। तो बैंक वाले आपके जो लोन है ना उसको 1,90,000 रुपये का बनाएंगे 5वें साल का, लेकिन जो देने वाला सिस्टम होता है वो 1,30,000 का होता है। अब इसमें और मजेदार बात क्या है वो सुनिए। सरकार ने ऐसा प्रावधान कर रखा है कि भाई किसान हैं, खेती है, उनकी आमदनी जो है लगातार तो होगी नहीं, तो इस वजह से जो लोन अमाउंट है इसको बोलते हैं ये 100% पे है, इसको 2 गुने कर देना। तो ये 10,000 और 20,000 तो ऐसा ही रहेगा जस का तस, लेकिन ये जो लोन है ना ये वाला, इसको 2 गुना कर देगा। तो अब 2 गुना कर देगा तो 1,30,000 बना था, उसमें 1 लाख और जुड़ जाएगा, यानी कि लोन का अमाउंट आपका हो जाएगा पहले साल का 2,30,000 रुपए। फिर ये, क्योंकि जो मैं कहा था कि 10 और 20% जो जुड़ते हैं वो इसका जुड़ेगा, वो 200% पे नहीं 100% पे, तो उसका जुड़ करके ये कितना हो गया 1,43,000। अब इसमें भी 1 लाख जोड़ दीजिए, तो दूसरे साल 2,43,000, फिर तीसरे साल 2,57,000, फिर 2,73,000 और 5वें साल बन जाएंगे 2,90,000 रुपए। ये आपका लोन बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोन किसान क्रेडिट कार्ड हो या कृषि से संबंधित पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, कुछ भी हो, कृषि से संबंधित कोई भी गतिविधि हो, उसमें 1,60,000 रुपए से यदि आप ज्यादा जमीन लोन लेते हैं तो आपकी जमीन को बैंक बंधक रखेगी। यदि जमीन आपका होता है तो 1,60,000 से ऊपर तो आपके जमीन को बैंक बंधक रख लेगी। जब तक बैंक में लोन है आप जमीन बेच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये है किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा। अब आपको लोन लेना है बैंक से, तो कहीं भी जाए ना तो एक सादा कागज में एक आवेदन लिख लें दोस्तों कि मेरा नाम शाखा प्रबंधक के नाम से लिखें, सेवा में शाखा प्रबंधक, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा खाता संख्या ये है, आपके यहाँ का खाता धारक हूँ मैं, कि मेरे पास इतनी ज़मीनें हैं, कृपया मुझे खेती और कृषि कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता है, अतः मुझे इतना पैसा दिया जाए। और साथ में आप अपने कागजात को लगा दें। किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक में अप्लाई करने का सही तरीका यही है दोस्तों। दोस्तों किसी भी प्रकार के लोन की जानकारी आपको चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ तक हो पाएगा मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।